आज के मेहमान। जी हाँ साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। मंच है गीत, संगीत और मनोरंजन। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उपस्थित हूँ मैं आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। गीत, संगीत, मनोरंजन के स्टूडियो नंबर 1 से आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ कार्यक्रम लेकर के आज के मेहमान। और हमारे साथ आज के मेहमान में हैं आदरणीय चंदा ठाकुर जी, और इनका नाम चंद्रकला भी जाना जाता है। तो आज हमारे स्टूडियो पर ये आई हैं और अपना कीमती समय निकाल करके कार्यक्रम आज के मेहमान में हमारे साथ ये हैं। तो मैं सभी प्रशासक समूह की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से स्टूडियो में आदरणीय चंदा ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो लीजिए, अब हम शुरू कर रहे हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का सिलसिला। तो पहले सेशन में हम अब इनसे पूछने जा रहे हैं इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ प्रश्न। जी हाँ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदा ठाकुर जी। नमस्कार सभी श्रोता को मेरा नमस्कार और संतोष सर को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर स्वागत करने के लिए। तो मैं चंदा ठाकुर अपना परिचय दूं तो मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील करसोग से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में मैं पंजाब अमृतसर में जॉब करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, एक बात और भी बता दूं कि ये कार्यक्रम YouTube पर प्रसारित किया जा रहा है। तो यदि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी कि आपने अपना परिचय दिया। अब आप यह बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, आपके परिवार में कितने भाई बहन हैं और माता पिता क्या करते थे, इन सब चीजों के बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप। जी सर जरूर। मेरा जन्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील करसोग, एक छोटा सा गांव शेरी बंगलू लाहनी गांव से जाना जाता है जी। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ सन 1970 13 मई 5 है ना जी। और मेरे जो माता पिता है, मेरे पिताजी बिजली बोर्ड में जॉब करते थे, लाइनमैन से रिटायर है। और जो मेरी मम्मा है वो हाउसवाइफ है। हम 4 बहनें और एक मेरा इकलौता भाई है। अब सभी की शादी हो चुकी है, सभी अपने अपने स्थानों में अपने कार्यों में व्यस्त है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें ये बताइए कि आपको बचपन में खाने पीने में क्या अच्छा लगता था? क्या उस समय की कुछ चुनिंदा भोजन के बारे में बताइए ताकि हमारे श्रोतागण भी सुन करके उनके भी मुखार में पानी आ जाए। खाने पीने में मैं बताऊं तो हमारे हिमाचल में मशहूर जो चीज है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये चीज बहुत ही कम बढ़ती है,
जी। भटूरे बनते हैं हमारे हिमाचल में। अच्छा। शायद आपने खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। कोई बात नहीं, तो नहीं खाए होंगे तो खा लेंगे आके। कोई नहीं, जरूर सर, जरूर आप हिमाचल आइएगा, आपको जरूर खिलाए जाएंगे। जी। भटूरे बनते हैं हमारे। और सब्जियां तो आप जानते ही है कि सारे में एक जैसी है। और एक सब्जी और होती है जो पानी के पास उगती है, लिंगड़ बोलते हैं उसको। जी। तो भटूरे के साथ बहुत टेस्टी होती है ना। बाकी हमारे मशहूर राजमा की दाल, वो भी हमें पसंद है। जी। और साथ ही साथ हमारे भटूरे के साथ सिड्डू बनते हैं। सर्दियों हाँ। में बहुत उन्हें बनाया जाता है, मशहूर है वो डिश हिमाचल प्रदेश की। जी। बहुत ही टेस्टी लगती है वो। जैसे देखने को कहूँ मैं यूं कि जैसे बर्गर होते हैं वैसे, लेकिन होते वो कनक गेहूं के। जी। और उसके अंदर चाहे आप आलू भर लो, है ना, चाहे कुछ भी डाल दो। मीठे के लिए गुड़ भी डाल सकते हैं, नमकीन के लिए माँ डाल दो, है ना। जी। तो बहुत टेस्टी होते हैं, घी के साथ उन्हें खाया जाता है। वो भी मुझे बहुत पसंद है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप दृष्टिबाधित कब से हुई, या बचपन से हुई, या उसके बाद हुई? और दृष्टिबाधिता के को लेकर के आपके पेरेंट्स ने क्या क्या किया, इस संदर्भ में थोड़ा हमारे सर बताइए। दृष्टिबाधित सर मैं वायवरत हूँ। जी। और मेरे जैसे मेरा जन्म हुआ था तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही आंखें बंद होगी, है ना। तो मेरे गांव में मेरे साथ और एक लड़का हुआ था गांव में। जी। तो जब फिर सभी वहां पे जाने लगे तो उन लोगों ने कहा कि उसकी आंखें तो खुल गई है, तो इसकी आंखें बंद क्यों है भाई। तब उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी दादी ने जांच करवाई कि ये तो सच में कुछ। फिर बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे दिखाया है डॉक्टरों को। बाहर तो कहीं नहीं ले गए, झूठ भी क्यों बोले, है ना। जब भी हिमाचल में जहाँ जहाँ से भी टीम आई है, उन्हें हर प्रयास किए हैं जो एक माँ बाप को करने चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो डॉक्टरों का कहना ये था कि इनके तो पीछे से ही लाइट नहीं है, आप जहाँ मर्जी इन्हें ले जाओ तो इनका कहीं भी इलाज नहीं होगा, है ना। और जितने ये बड़े होंगे तो इनकी नजर अपने आप आएगी। तो हुआ भी सर वही है कि 6-7 साल में मतलब जो है मेरी नजर सच में ही आने लगी। लेकिन उसका मतलब यही था फिर कि जितनी मतलब अपने पास जितने अपनी सेफ्टी हम रख सकते हैं उतने तक रोशनी ठीक रहेगी। जब वीकनेस आएगी तो रोशनी जाएगी भी। वही हुआ भी है। 2007 को मेरी बिल्कुल फिर रोशनी चली गई दोबारा से। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हर प्रयास किए हैं कि हमारी लड़की ठीक हो जाए। लेकिन जब सर अंदर ही लाइट नहीं है, पीछे ही लाइट नहीं है, तो कैसे फिर ठीक हो सकते हैं ना। तो जी। बहुत मम्मा मेरी बहुत दुखी हुई, सबसे ज्यादा बहुत रोती थी, कैसे मेरी लड़की जाएगी बाहर। अंदर उन्हें यही था ना कि उनको क्या पता कि ब्लाइंड संसार है ये, है ना। जी। और मैं भी बहुत फील करती थी, तो कोई भी इसका उपाय नहीं हो पाया सर। अच्छा, और बचपन में जब आपको ये पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो जी। आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा। तो उस समय आपको सबसे ज्यादा उस कंडीशन में कौन प्यार करता था? आपके सहपाठी, सखी सहेली, या मम्मी पापा, या और रिश्तेदार? उनका कैसा बर्ताव था जब आपको ब्लाइंड के होने की खबर उनको लगी? तो सर मैं जैसे जानने लगी तो मैं बहुत दुखी रहती थी। सच कहूँ तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। दिन को लोग आते थे तो मैं लोगों को मतलब नजरअंदाज करती थी और उनकी ओर या तो पीठ कर देती थी या तो सिर झुका के बैठती थी। मुझे ये लगता था कि मैं ही ब्लाइंड हूँ और कोई है ही नहीं दृष्टिबाधित, है ना। तो मुझे बहुत शर्म, मेहमान आते थे अपने घर में तो मैं कमरे में ही बैठी रहती थी, किचन में नहीं जाती थी। शर्म लगती थी मुझे कि मैं कैसी हूँ, है ना। और मेरी दादी जी है मेरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे जो दादी जी थे हर चीज के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया है। लेकिन घर से जाने के लिए बाहर मना करती थी। और बहुत मतलब क्या ही कहूँ मैं, जो सपोर्ट मुझे दादी से मिला है कहीं न कहीं वो सपोर्ट मतलब इतना प्यार मुझे शायद मम्मा पापा भी नहीं करते थे, लेकिन करते थे। मुझे नहीं लगता था वो जो जितना दादी जी करते थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया है। फिर जैसे बड़े बड़े होने लगी, फिर गांव में जो लड़कियां थी उन्होंने भी कभी मतलब ये नहीं समझा कि ये ब्लाइंड है, अपने से अलग नहीं समझा उन्होंने। पहले पहले वाली लड़की जो होती थी आपको पता ही है, फिर से जैसे पीढ़ी बदलती जाती ना फिर तो फर्क हो जाता था, क्योंकि वो अपने समकक्षी थी। तो उन्होंने भी कभी मतलब मेरे को ये नहीं सोचा कि ब्लाइंड है, हमने इसको अपने साथ नहीं लेके जाना है।
कहीं मेला शादी जो भी प्रोग्राम शादी है ना, तो वो मेरे साथ 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 ही चलती थी। तो फिर मैं अपने इतना वो नहीं करती थी, लेकिन हाँ दुख तो होता था कि मैं ये समझती कि मैं ही ब्लाइंड हूँ, ये मेरे मन में था, ये निकल नहीं रहा था। अभी ये आपकी बात दादी है। हैं या फिर नहीं है? अभी मेरी दादी नहीं है सर, वो काफी समय पहले गुजर गई है। मम्मी पापा है और दादी तो मेरी खत्म हो गई है। हम अपने स्टूडियो की तरफ से जहाँ भी उनकी आत्मा होगी उनको मैं प्रणाम जी करता हूँ। कितनी अच्छी दादी नहीं, थी, जिस जी सर, जिन्होंने मेरी आपका दादी बहुत अच्छी थी। केयर किया है ना, तो और जी आपको जो है पालन पोषण में आपका सहयोग किया, आपका हौसला अफजाई किया, ऐसी दिव्य आत्मा जी को हम प्रणाम करते हैं। आइए अब हम जी। आपको बताते हैं कि आप बचपन में आप कुछ शरारती रही होंगी, कुछ कैसे खेल जो अभी भी आपको याद आता होगा कि काश यदि हमारा बचपन फिर वापस आता तो हम फिर वही खेल खेलते। तो हमारे श्रोताओं के शरारती बारे तो में देखो बताइए। सर, शरारती तो हम बहुत करते थे, जैसे हाँ, सखी सहेलियों के साथ बहुत शरारते करते थे। हाँ, मम्मी मेरी ये कहती थी, फिर भी जितनी शरारत और बच्चे करते थे इतनी नहीं थी। जहाँ इसको बैठाना वहीं बैठ जाती थी, बात भी मानती थी। और कहते छोटे में भी यही बात मानने वाली बात है, अभी बड़ी होगी फिर भी चाहे कहते इसको सारे दिन में भी भूखा रखते, कभी ये नहीं बोलेगी कि मुझे रोटी नहीं मिली है, मुझे रोटी दे दो, है ना। और ऐसे ही शरारत की बात, जिसके लिए मना कर दिया तो मना। यहाँ जब हम लड़कियां मतलब बाहर जैसे जाते थे तो वह हम बहुत शरारतें करते थे। जंगल जाते थे चोरी चोरी, कभी घर से घी लेके जाना, कभी गुड़ लेके जाना, कनक लेके जाना, कभी आटा लेके जाना, कच्छ बनानी हमने जंगल में। पता नहीं लगना चाहिए। वो बातें तो सर अभी भी याद आती है, काश ऐसा लगता दोबारा से वो दिन आते तो क्या मजा होना। अच्छा, कोई खेल जी, खेलती रही हो, खेल का बचपन के? खेल तो वो सर वो होती है ना जो खाने वाली खेल होती है, देखो हाँ, क्या बोलते हैं उसके लिए, हम तो गांव में बोलते हैं, एक वो पत्थर का गोल गोल बनाया होता है, हाँ, तो वो 6 खाने वाला बनाया होता है। एक वो खेल, एक वो पंछी वाली खेल होती, हाँ, एक वो 5 गिट्टियां जो बनाते हैं, है हाँ, ना, वो वाली खेल। हाँ। और काफी सारी खेले हैं सर, कितनी खेले गिनाए। आंगनबाड़ी जाते थे तो वहाँ पे नई नई खेल सीख के आते थे। अच्छा, 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 अच्छा। जी जी अच्छा, तो जी सर। पहली बार ब्लाइंड स्कूल के बारे में आपके रिश्तेदारों में से कौन, मतलब कौन आपको सूचना दिया कि आपने आपके पापा को कि सर इनको मैं स्कूल क्या में? बताऊं, देखो हाँ, स्कूल के बारे में तो मैं क्या बताऊं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैंने बताया था 77 का है। जी, और हम स्कूल कब गए हैं, 2001 को। हमें मालूम ही नहीं था हमारे लिए स्कूल भी है। अच्छा, और मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। जैसे मेरे भाई बहन स्कूल जाते थे, मैं उनके बैग को लेके उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी जब तक वो स्कूल नहीं जाते थे। अच्छा, और उनकी जो पहले पाटियां होती थी ना, देखो फाटी फाटी लेके जाते थे बच्चे, तो हम्म, वो लेके मैं उनके आगे पीछे घूमती थी। मैं सोचती थी मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाई करना है ना। हम्म, लेकिन माँ बाप को भी पता नहीं था, तो मेरे को तो क्या ही पता होना था ना, मैं तो छोटी भी थी। लेकिन हम्म, मुझे जो पढ़ने का शौक था, सबसे मेन मेरा म्यूजिक का था। म्यूजिक का मेरा बहुत शौक था, और म्यूजिक मैं ये समझूंगी मेरी दुनिया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं ठहरता है, हम्म। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। मैं 2001 को सर स्कूल गई, 2001 16 मार्च को। अच्छा, अच्छा, यानी काफी उम्र के बाद आप स्कूल गई। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, मेरा 70 का डेट बर्थ है, 2001 को स्कूल गई तो अरे, 21 30 22 वर्ष साल की की थी। अवस्था में आप गई। हाँ जी, तो जो जो एज मेरी जॉब लगने की थी, वो उस एज में मैं स्कूल गई। फिर मैंने सर बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। मैंने एक पहली कच्ची पक्की पहली पढ़ी, उसके बाद मैंने दो दो क्लासेस इकट्ठे किए है कोऑपरेट। अच्छा, वो फिर हम। उसके बाद मैंने सीधे रतन के पेपर होते हैं ना, संस्कृत कॉलेज से होते हो, हम्म। तो उसके 5 पेपर होते हैं, हिंदी गद्य, हिंदी नाटक, हिंदी काव्य और संस्कृत व्याकरण। हाँ, वो उसके हम बाद अगले अगर सेशन में 10 बात करेंगे शिक्षा दीक्षा की आपकी। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी बचपन की कोई और बातें जो अभी तक हम ना पूछे हों और हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहती हो? हाँ, और बचपन की तो बस यही यादें, बचपन की यही यादें थी, क्योंकि
अपना जो ये ब्लाइंडनेस का जो है ना, इसी में ही खोई रहती थी सर। सबसे मैंने बात है कि इससे बाहर नहीं निकल पाती थी। खेत जाती थी, दिखता था ना थोड़ा थोड़ा, खेत को जाती थी, वो ही टेंशन में लगी रहती थी। टेंशन वही साथ में जाती थी। जब मैं ब्लाइंड स्माइल से मिली हूँ तब मेरी ये टेंशन खत्म हुई। मैंने सुना है आप गाना भी बहुत गाती हो, तो बचपन की कुछ जो एक दो कुछ गाने बचपन के आपको याद हो जो अक्सर वो सहेलियों के साथ आप गाती हो? बचपन के तो सर वही होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, वही अपने पहाड़ी सॉन्ग होते हैं। अब थोड़ा सा एक दो लाइन हमारे श्रोताओं को कुछ गाने गुनगुना के बताइए तो। जी जी जरूर जी जरूर। जी एक हमारा पहाड़ी गाना, मतलब उस टाइम होया करता था, काफी पुराना है जी। ये। ऐसा गाना है, थोड़ा सा सुनाऊंगी। अब भूल भी हाँ। गई क्योंकि काफी समय प्रयास भी नहीं किया है ना। कांटा टूटा कुम्हेरा रे, बापिया रे अभिमाना रे। कांटा टूटा कुम्हेरा रे, बापिया रे अभिमाना रे। दाग लग गया उम्रेरा रे, बापिया रे अभिमाना रे। तो ऐसे ऐसे सॉन्ग गाने गाते थे हम। कौन सी भाषा का है ये? ये हिमाचली भाषा का है। हिमाचली और भाषा का। हाँ। हाँ जी, शादी होती थी तो जो परसैनी होती है हमारे शादियों में गाना गाती है, वो सभी मेरे साथ अपने साथ लेके चलती थी कि अच्छा गाती है, भजन गाती है। जब सत्यनारायण की पूजा होती थी तो सभी जो महिलाएं गांव की होती है, लड़कियां, तो साथ मेरे को आगे बिठा के गाना गवाती थी कि परमात्मा ने इन्हें नजर नहीं दी है तो जो गाने का टैलेंट दिया हुआ एक कोई कम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो गुड्डे गुड़िया को खेल भी खेलती रही होगी बचपन में? खेल बहुत खेलते थे सर। वो एक खेल होता था ना, अमृत देना है, और वो क्या बोलते, खो खेलना है उनके साथ। बहुत सारे खेल होते छोटे छोटे, आपको पता है गांव के खेल है ना, उनके साथ। वो आंखों में पट्टी बांधनी है। अच्छा अच्छा। आंखों में पट्टी बांधनी है ना, ये सब खेल खेलते थे हम। क्या तो आपके पापा मम्मी का अपना, यदि हमारे श्रोताओं को नाम भी बताना चाहें आप, अपने भाई बहन या पापा? मेरे पापा का नाम है श्री मस्तराम जी जी। और मेरी जो मम्मा है उनका नाम है श्रीमती रुक्मणी जी। अच्छा। जी, मेरे पापा बहुत ही सीधे व्यक्ति है, बहुत सीधे सादे है, शरीफ है। हालांकि बिजली बोर्ड से रिटायर है लाइनमैन से, फिर भी बहुत सीधे है। उससे ज्यादा तो मेरी फिर मम्मा है। चलिए, भेजना नहीं चाहते थे सर, पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते थे पापा, बिल्कुल भी ही। लाडली थी ना आप, सोचते रहे होंगे कि कहीं गिर उड़ जाएगी, कहीं वो हो जाएगी, सोचते हैं ना वो गिर जाएगी और कौन देखेगा, है ना। मतलब पापा बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहते थे, पर मेरी मम्मा ने मेरा साथ दिया है जबरदस्ती। उन्होंने मुझे जो है 2001 को डिस्ट्रिक्ट मंडी में, स्कूल नहीं था, ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ पे मैंने ब्रेल सीखी और साथ में रत्न के पेपर दिए और कुर्सी जो होती है कैनिंग और अगरबत्तियां बनाना, धूप बत्तियां बनाना, ये सब मैंने वहाँ पे सीखा है। तो खाना बनाना आप घर में सीखी हैं क्या? खाना बनाना सर मम्मी वगैरह बनाने नहीं देते थे, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। और जैसे शादी के बाद फिर सीखा थोड़ा थोड़ा, नहीं हो तो कुछ भी नहीं करने देते, सिर्फ प्याज काटने देते थे। अच्छा। खाना नहीं बनाने देते थे भाई, खाना नहीं सर बनाने देते थे। बाकी प्याज काटने देती थी, बाकी बाहर का काम, घास लाना, लकड़ी लाना, ये सब कर लेती थी, पर अंदर का काम नहीं करने देती थी। कपड़ा लता सब धोना, झाड़ू पोछा, लेकिन खाना नहीं बनाने देते थे कि आग से हाथ जल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने अपने बचपन की शेयर की। और यदि आप सहेलियों का भी आप नाम बताना चाहें, अपने भाई बहनों का भी श्रोताओं को नाम? मेरी सहेलियां है और बहुत बेस्ट फ्रेंड मेरी, उसका नाम मीरा है ना। एक का नाम नमिता, उसकी बहन सुमित्रा है ना। और शारदा है, कांता है, ये मेरी सहेलियां है। और मेरे सबसे बड़ी दीदी का नाम इंदू है। और मेरे एक बहन मेरी एक्सपायर हो गई है, मेरे से छोटे वाली, उसका नाम सोनू था। और एक
भाई उससे जो मेरी एक्सपायर होगी बहन, उसके बाद मेरा भाई है। ऐसे एक्सपायर हो गई, क्या हो गया था उसको? मेरी बहन को सर अल्सर हो गया था जीभ में। तो मतलब फिर ऑपरेशन हो गया था, तो उन लोगों के मतलब ना ऑपरेशन पाला नहीं गया सही से। जैसे गांव में होते हैं, गाय रखी होती, घास हरा लाया तो उसमें इन्फेक्शन होके ना कैंसर हो गया। तो मेरी बहन खत्म हो गई है। बहुत ही अच्छी थी मेरी बहन, बहुत। शादी के बाद है ना? जी, शादी के बाद 2 बच्चे हैं उसके, और उसके पति भी एक्सपायर हो गए, बच्चे ही बच्चे रह गए घर में। अरे अरे अरे, हाँ, जी, अरे ये जी सर। बात है। चलिए, मेरी बहन एक्सपायर हुई है जब पहला लॉकडाउन लगा था, उस टाइम 27 मार्च को मेरी बहन एक्सपायर हुई थी। अरे अरे, ठीक है। तो और कुछ जो अभी तक हमने ना पूछा हो, अब बचपन की कोई चीज आप यहाँ पर हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? और तो सर हमारे हिमाचल में बहुत अच्छा है। आप जानते ही है, हिमाचल एक देवभूमि है, और ऐसी गर्मी वहाँ पे नहीं होती है 12 महीने में। वहाँ पे बहुत कूल सा मौसम रहता है। और हमारे हिमाचल में सेब बहुत होते हैं, अखरोट होते हैं, है ना, और अफ्रीकाट, खवानिया, आड़ू, और बहुत मतलब तरह तरह के फ्रूट्स वहाँ पे मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हम अपने और बादाम, सभी बादाम मिलते हैं। अब आजकल वहाँ पे फ्रूटों का सीजन अब कुछ समय बाद मतलब शुरू हो जाएगा, पर कुछ समय से जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ना जाने हिमाचल प्रदेश के लोगों में कुछ पाप आ गया। और बरसात का मौसम आप जानते हैं कि कितना सारा नुकसान हो रहा है काफी समय से हिमाचल में। पिछले साल में भी देखो कितना नुकसान हुआ, उससे 3 साल पहले भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बारी भी देखो सेब में फूल आ रहे थे तो बारिश हो रही है, और क्या बोलते हैं अब ओला गिर गया है। तो ये सब बातें हैं, बाकी तो स्वर्ग है, यूँ कहूँ कि स्वर्ग है हिमाचल प्रदेश में। अवश्य हम लोग अपने पूरे टीम के साथ कभी बनाएंगे प्रोग्राम। जरूर आइए, आप गर्मियों के लिए आएंगे। जून के महीने में आप शिमला चले घूमने तो आप मजा आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात। वहाँ जाकर के पुनर्जन्म याद आता है। बिल्कुल आप कहेंगे कि यार यहाँ तो वही कूलर लगा हुआ है, फिर ऐसे ही जब हवा चलेगी ना तो कूलर से भी अच्छी हवा आती है। तो चलिए, बहुत बढ़िया रहा। तो अब इस सेशन के जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना पसंद करेंगी? हम कपूर चंद पटेल जी की आवाज में तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। बहुत बढ़िया। तो लीजिए आपके पसंद का ये गीत हम कपूर चंद पटेल जी की आवाज में तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी सुनवाने जा रहे हैं। और साथियों आप बने रहिए, क्योंकि अभी साक्षात्कार चल रहा है। अभी बहुत सी खट्टी मीठी बातें हम करने वाले हैं चंदा ठाकुर से। तो आप कहीं मत जाइएगा, मैं मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। जब तक आप इस गाने का आनंद लीजिए। शुक्रिया। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा।
अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम से है करवटें बदलना क्या। मेरे जानो जाने मन जाने जाना। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा यूं जिगर के पास
मेरी जानू मेरी जानम जाने मन जाने जाना। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। हमको तुमसे प्यार हुआ है। जीना दुश्वार हुआ है। जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ एक बार फिर आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम चल रहा है। आज के मेहमान स्टूडियो है गीत संगीत मनोरंजन। तो हमारे साथ आज के मेहमान में हैं आदरणीय चंदा ठाकुर जी। तो चंदा जी, एक बार फिर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, नमस्कार। तो इस सेशन में हम आपसे आपकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो आप सर्वप्रथम ये बताइए कि जब आपका स्कूल में पहली बार दाखिला हुआ तो कौन से स्कूल में हुआ और पहला दिन आपको कैसा लगा? सर मेरा जब दाखिला हुआ था स्कूल में, जी ये 2016 मार्च को हुआ था। तो मेरे नाना जी और मेरी मम्मी मुझे छोड़ने गई थी। जी तो जिनके जरिए मैं स्कूल तक पहुंची हूँ। पहले दिन तो हम वहाँ पे रुके जी उनके पास। जी तो दूसरे दिन मेरी मम्मी तो मुझे वहीं पे छोड़ के चली गई, तो मैं उन्हीं के साथ स्कूल आई थी सर। जी तो थोड़ा थोड़ा दिखता था अपने लाइफ। जब जी हम वहाँ पे आए और मुझे जब वहाँ पे पहुँचे जो स्कूल है, तो हमारे घर तो ऐसे नहीं होते हैं सर। तो वो बिल्डिंग देखी तो पौड़ी अभी अजीब लगी। बिल्डिंग देख के ही मैं तो डर गई। अच्छा। मैंने बोला मैं यहाँ कैसे रहूँ, ये कैसी बिल्डिंगें बनी हुई है ना। हाँ। तो आई तो फिर जब स्कूल में पहुंची तो एक लड़की थी ब्लाइंड, बाकी सारी डेफ लड़की थी। काफी 6-7-8 करीबन लड़की थी। जी और क्योंकि आते जाते रहते थे, कोई छुट्टी जाते थे, तो लड़की एक ही थी ब्लाइंड शिमला से। जी तो उसके साथ बातचीत हुई। अब आपको पता है सर, मैं बहुत बड़ी एज में स्कूल गई, जी समय पर पता नहीं लगा। फिर भी पापा नहीं मान रहे थे। 4 साल पापा के प्यार ने और लेट किए थे। 4 साल पहले पता लग गया था जी और नहीं मान रहे थे। तो मम्मी ने फिर कहा, मम्मी को मैं ताना मारती थी, बेचारे मम्मी ने फिर सुन के थक गए थे कि सब पढ़ रहे हैं, मुझे तुम पढ़ने नहीं भेजते हैं।
अच्छा मम्मी ने फिर मुझे भेजा। जी। तो बहुत मुश्किल हुआ सर, बड़ी एज में बुरा भी लगता था। क्या करती थी, डेकर बने हुए थे लेंटर पर, जब याद आती थी घर की तो मैं उसके पीछे रोकर अपना मन हल्का कर देती थी। अच्छा, ला कर ताकि कोई देखे ना। देखे ना बहुत मुझे चालाक कोई, थी अगर आप। देख। हाँ जी। हाँ, रोने में भी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखती थी आप। तो क्या बहुत बात है। रोती थी जब कमरे में कोई नहीं, जब सभी लेंटर पर होते थे जैसे वार्डन, हॉस्टल वार्डन तो देखने वाली है, तब मैं कमरे में जाती थी रोने। हाँ। जब वो कमरे में होते थे तब फिर लेंटर पर डेकर के पीछे अपना रो के मन हल्का करते। उस टाइम सर फोन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम तो चिट्ठियां चलती थी, है ना। हाँ, हाँ। तो चिट्ठी भेजते थे घर से और हम्म, उनको भी याद आती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पहला दिन शाम को, दूसरे दिन की पहले दूसरे दिन वहाँ पे डेफ बच्चे रहते थे, तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे ना। हम्म। तो मैंने उसको बोला लड़की को, यार ये क्या है, तो उसने तो कहा कि ये है गूंगे बच्चे। मुझे सुनाई दिया कि ये गुंडे है यार। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा भैया गुंडे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं तो डर ही गई सर। मैंने वो गुंडे के बीच में मैं नहीं रह सकती। वो बोलती गुंडे नहीं यार, गूंगे जो बोल नहीं सकते। तब जाके मुझे सुकून आया। फिर सर धीरे 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 आदत डाली और मैं मार्च में चली गई थी, तो मार्च से लेकर जुलाई में हमारी छुट्टियां होती थी, तो जुलाई को ही मैं घर आई थी। पहली बारी छोड़ने मम्मी गई, लेने पापा आए, उसके बाद मैं अकेले ही जाती आती रही। फिर मैंने वहाँ पे सर 1 मार्च से लेकर मैं 7 मतलब 6 तक वहाँ पे रही। 6 को बंद हो गया, मतलब वहाँ पे जो संस्था थी सेंटर की ओर से थी, वो ट्रेनिंग सेंटर था, वैसे स्कूल नहीं था। जो पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते थे वो उनको पढ़ाते भी थे। बाकी वहाँ पे ज्यादा ये सिखाते थे, जैसे स्वेटर बनानी, है ना, और कुर्सियाँ बनानी, और क्या बोलते, मोमबत्ती बनानी, साबुन सर्फ बनाना, धूप बत्ती बनानी, ये सभी कुछ वहाँ पे सिखाते थे। और पीढ़ियाँ बनानी। तो मैं पढ़ना भी चाहती थी, तो मुझे उन्होंने रत्न करवा ली थी। उसके बाद मैंने एक ही पेपर देना था इंग्लिश का, फिर मेरी 10th क्लियर हो जानी थी। तो वो बंद हो गया। क्या हुआ वहाँ पे, मतलब जो है ना, गलत चीजें पाई गई वहाँ पे। तो गलत ये है कि जिन बच्चों को 6-7 सालें हो गई थी, तो उन बच्चों को उन्होंने नाम पे रजिस्टर पे लगा के रखा था, तो ग्रांट उनके नाम से भी आ रही थी। तो ऐसा तो होना ही था सर। फिर है ना, कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर तो उसकी सजा तो फिर बेकसूरों को मिलती है ना सर। हाँ, ये तो फिर है। उसके बाद वो बंद हो गया। फिर मैं मतलब एक साल कर 6 महीने में घर रही। फिर मैं पंजाब गई, जलंधर। फिर जलंधर से मैंने जो है 10th भी की, साथ में प्राचीन कला केंद्र से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया। उसके बाद मुझे फिर 11 को घर बुला लिया वगैरह में। +2 मेरी फिर भी अधूरी रह गई। तो उसके बाद मैं फिर से +2 तो मैंने फिर SS बोर्ड से की। अच्छा। फिर मैंने पंजाब लोगढ़ से शार्ट किया है म्यूजिक में। अच्छा जी। और है सर वो अधूरी, ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो तब होना था ना जब प्रॉपरली करो। और मतलब कहते हैं ना, बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं मिला है, बस ऐसे ही। और विशारद की, और उसके बाद फिर मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, जहाँ जहाँ भी रैलियाँ हुई। यहाँ तक मैं दिल्ली जंतर मंतर में पहुंची हूँ रैली के लिए। अच्छा, दिल्ली भी है आप जंतर मंतर में? जंतर मंतर में ये आई जॉब वाले जो हो, DP आई जॉब वाले, नील वर्मा वगैरह मंतोष था उस टाइम आई जॉब में। हाँ, आई जॉब में मंतोष था। हाँ, इसमें हाँ जी। तो उस टाइम रैली थी। हाँ जी। तो हम भी आए थे पंजाब से, 21 की लोग आए थे शायद कि इतने लोग आए थे। तो मैं भी उनके साथ आई थी। बस हमने अपनी जॉब के लिए सारे में संघर्ष किया। हिमाचल में रैली हुई, हिमाचल में भी गए। पंजाब में रैली हुई, पंजाब में भी संघर्ष किया, और दिल्ली तक भी है। तो संघर्ष कहते हैं ना, प्रयास करने वाले की कभी मैं आपकी संघर्ष की कहानी, आपकी उपलब्धियों में बात करेंगे अगले सेशन में। फिलहाल आप ये
कि जब आप जो स्कूल में जब आप एडमिशन ली थी तो वहाँ पे आपके सहपाठियों का और आपके टीचरों का कैसा व्यवहार था आपके प्रति? मेरे 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 टीचरों का सर बहुत अच्छा व्यवहार रहा। हाँ, जो म्यूजिक की मैडम थी जी। वो थोड़ी चिड़चिड़ी थी, बहुत जल्दी चिढ़ती थी। जैसे हमें आता नहीं है, हाँ। एक बार सिखाएगी, अगर दूसरी बार सिखाना पड़े तो पटक देगी हारमोनियम। ऐसे गुस्से वाली थी। अच्छा। हाँ। उनके गुस्से से हम परेशान थे सच में, लेकिन फिर यही थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया म्यूजिक सीखने में। वो जल्दी चिढ़ती थी। जो हमारे ब्रेल टीचर थे, गुरुजी बिहार से थे, अब है नहीं इस दुनिया में। उनका जो मेरे लिए सहयोग रहा है वो पिता से कम नहीं रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। बहुत उन्होंने क्या मुझे नाम था गुरुदेव का? हाँ जी, गुरुदेव का क्या नाम था? उनका नाम महादेव राम जी था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। जी, अब वो अब नहीं इस है दुनिया तो में। मैं उनकी आत्मा को यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ कि जहाँ भी जी, जिस लोक में उनकी आत्मा विचरण कर रही हो वो भगवान जी। उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो बिल्कुल और सर, बिल्कुल। आपके सहपाठियों का व्यवहार कैसा था आपके प्रति, जो आपकी सहेलियां थी? हाँ, सहेली हाँ। मेरी जो थी, मैंने कहा कि एक शिमला से थी। उसमें आदत होती है ना सर ब्लाइंडों की कई प्रकार की। हाँ। मैं तो उस टाइम जानती नहीं थी। घर में तो सामान सुमून मंगाया था, क्रीम, कुछ ब्रश वगैरह प्रिंसिपल मैडम से। तो उसने क्या किया, वो आ गया, उसको लालच, जो क्रीम थी फेयर एंड लवली, उसने मेरी चुरा ली थी दूसरे ही दिन। अच्छा, क्रीम चुरा ली आपकी? वो मैडम ने जैसे ही लाई, उसने, मैंने जहाँ पे रखी मेरे को क्या पता, मैंने तो अपने जैसा सोचा, उसने चुरा ली। तो मैंने ढूंढने लगी तो क्रीम मिली नहीं। तो कहने लगी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो आपकी क्रीम अब गई तो गई, तो अब चाहे आप कुछ भी करो, चाहे शिकायत करो, चाहे जो मर्जी करो। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे क्रीम से तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरे पापा अच्छी भली जॉब करते थे। लेकिन मैंने इसलिए उसकी जांच करना जरूरी समझी कि आज मेरी क्रीम लेगी, कल के लिए कुछ और बड़ी चीज ले जाए, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने एक लड़के को बोला, भाई मैडम कहाँ होती है, मेरी ऐसे ऐसे चीज चोरी हो गई। तो मैडम आ गई। अब आपको पता है मैडम हमारी जो प्रिंसिपल थी वो अपने लखनऊ आगरा टावा की थी। तो बहुत, आपको पता है वहाँ के लोग बहुत निष्पक्ष होते हैं। बहुत ही अच्छी थी मैडम भी, अब खत्म हो गए, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। और उन्होंने जांच पहले हमारे रूम से ही शुरू की। जब मैडम आई जैसे उन्होंने जांच शुरू की, तो जैसे उसका एक ही चीज उठाई तो वो क्रीम निकल गई। तो उनको पता था क्रीम उन्होंने ही लाई थी। तो उसने, लड़की ने कहा था कि मेरे पास क्रीम है नहीं पहले। तो जैसे वो मिली, फिर कहती, बोला अनीता ये क्या है। उस लड़के का नाम अनीता ठाकुर था। ये क्या है, पता नहीं दीदी ये। फिर उन्होंने मारे उसको 2 थप्पड़। मुझे तो सर वो भी अच्छा नहीं लगा कि यार मेरी वजह से इसको थप्पड़ पड़े। करूँ भी तो क्या करूँ फिर। तो ऐसा देखो, अब क्या ही अनुमान लगाए, है ना। तो ऐसी सहेली थी, लेकिन सहेली से ज्यादा मेरा फिर सहेली हॉस्टल वार्डन थी, क्योंकि मैं भी बड़ी एज में आई थी। हॉस्टल वार्डन भी थी, थोड़ी मेरे से बड़ी समकक्षी थी। तो मेरा ज्यादा लगाव उनसे था, उनके ही साथ मेरा ज्यादा था। मतलब उठना बैठना, उनके साथ घूमना फिरना, है ना। बाकी तो डेफ एंड डम थे, इनसे तो क्या ही। बाकी ब्लाइंड तो बच्चे लड़के थे, है ना। सही बात है। तो मेरा जो है हॉस्टल वार्डन से भी अच्छा था, प्रिंसिपल मैडम से भी अच्छा व्यवहार था, सिलाई मैडम थे उनसे भी अच्छा व्यवहार था। अच्छा, तो खाना पीना कैसा था? वहाँ की सुविधाओं के बारे में थोड़ा बताइए। खाना पीना तो सर अच्छा था। हर सप्ताह में अलग अलग दालें होती थी, है ना। अच्छा था। रोटी, रात को रोटी सब्जी होती थी। लेकिन हाँ, जैसे पंजाब की संस्था के हिसाब से तो कुछ नहीं था वो, क्योंकि वहाँ कोई डोनेट नहीं करते है ना सर। अपने हिमाचल में इतना डोनेट कोई नहीं करते। जैसे पंजाब में देखो हर प्रकार, हर दिन के परांठे बनते, गोभी आलू, ऐसे नहीं परांठे हमें मिलते थे। हमें तो सिंपल परांठे मिलते थे, है ना। लेकिन ये था कि दालें अलग अलग और रात को सब्जियां अलग अलग, ऐसे अच्छा था मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाब के संस्था को देखे तो कुछ भी नहीं था।
अच्छा अच्छा। और सहपाठियों के साथ विद्यालयीन कालीन भी जब शिक्षा दीक्षा आप कर रही थी, वहाँ भी कुछ खेल वोल खेला करती थी आपको? वहाँ पे भी सर, वहाँ पे भी चलते थे। जैसे बेले टाइम में होते तो छोटा मोटा चलता था वहाँ पे भी। ज्यादा तो सर फिर है ना, वहाँ लड़का लड़कियों को था, इसलिए हम ज्यादा बाहर बूर ज्यादा, आपको पता है ना, हाँ फिर वो मेल हो जाता, हम अपने कमरे में ही ज्यादा रहते थे। हाँ हाँ हाँ। तो खेल सर जब जलंधर आई थी, वहाँ लड़कियों को मतलब खाली लड़कियों का था, वहाँ पे फिर ज्यादा मस्तियाँ की है। अच्छा, किस प्रकार की मस्तियाँ कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए, वो भी हंस लें। हाँ। वहाँ पे तो सर क्या ही बताए, वहाँ पे तो हम इतने मस्तियाँ करते थे, रात के 2 ढाई ये उस टाइम टेप रिकॉर्ड होया करते थे। हाँ। तो टेप रिकॉर्ड में हमें जो मर्जी आया रिकॉर्डिंग करते थे, किसी भी प्रकार की आवाज निकाल के वो मैं क्रिया कर अच्छा, अजय नमस्ते भी करती थी आप? मैं नहीं करती थी सर, वो लड़कियां करती थी ना, तो मैं तो उनके साथ एंजॉय करती थी। अच्छा, चुपके से रिकॉर्ड कर लेती थी आप? हाँ, मैं तो एंजॉय और रिकॉर्डिंग कर लेती थी उनकी, ऐसे ऐसे मजे किए हुए मतलब हमने वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो जी सर। चलिए, आपने भी अपने जिंदगी में शिक्षा दीक्षा के दौरान भी काफी संघर्ष किया है। और जी सर, मैंने तो सर बहुत संघर्ष किया और है। भी कोई चीज जो जिस पर हमारा ध्यान न गया हो इस सेशन में, आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहती हूँ? और तो सर मैंने कुछ, मुझे ऐसा लगता है सभी इतना कुछ मैंने बटारा खोल दिया है। नहीं, कुछ बंद रखी हो राज, वो भी निकाल दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया ये आपका इंटरव्यू सुनेगी और उससे भी इंस्पायर होगी। जो हमारे लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, जो डर जाते हैं, है ना, जो मतलब घर में बहुत लोगों को देखा है, दृष्टिबाधितों को, जो घर में बैठ जाते हैं। खास करके जो हमारी ब्लाइंड लड़कियां हैं, ब्लाइंड बहनें हैं, हाँ हाँ हाँ। उन्हें तो मैं यही संदेश दूंगी कि अगर डर गया तो फिर समझो कुछ नहीं उसको कर पाया। अब देखो मेरे घर वाले तो हर चीज के लिए मुझे रोकते थे, पहले तो पढ़ाई नहीं करने देते थे। मैं अगर मैं अपने आप में हिम्मत नहीं करती सर, आज भी मैं अपने घर में किसी कोने में उनके बर्तन धोने ही होने थी और कुछ नहीं बनना था। ठीक है। और अगर हम कहते हैं ना, अपनी मदद हमें खुद करनी पड़ती, तभी आगे आएगा हमारी मदद करने के लिए। सही बात है। तो आजकल क्या है, ब्लाइंड लड़के, कुछ लड़के हो चाहे लड़के, अवेयर नहीं, अपनी लाइफ को लेके चिंतित नहीं है। और हमने इतनी चिंता की है, जहाँ जाकर हमें बुलाया गया हम वहाँ पहुँचे, हमने दिन रात कुछ नहीं देखा है। और ब्लाइंड लड़कियों को तो मैं समझती हूँ कि लड़के से भी ज्यादा अपने आप को एक्टिव करना चाहिए, है ना। आज भी मैं ही कहती हूँ, आज अगर संस्था के साथ जुड़ी हूँ, अपने लाइफ को देख के मैंने पहले अपने आप को देखा है कि हम भी तो किसी के माध्यम से पहुँचे हैं ना यहाँ तक। हम चाहते कि हमारे माध्यम से कोई आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ मिले, तो हमें उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग ये जो प्रोग्राम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लोगों के जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि इंस्पायर हो करके लोग अपनी जिंदगी की गलतियों से सबक लेकर के और अपने आप को सुधारें और समाज में अपना नाम एक बनाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो चलिए हमारा। हाँ, तो अब इस सेशन के अंत में आप अपने पसंद का कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी? हम अपनी पसंद का वही कपूर चंद जी की पटेल की आवाज में हम तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ, गाड़ी से, उनके सॉन्ग हमें अच्छे लगते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लीजिए साथियों, आपको ये गीत सुनवा रहे हैं आदरणीय कपूर चंद की आवाज में, तुम तो ठहरो परदेसी। तो आप भी ठहरे रहिएगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ आज के मेहमान में है आदरणीय चंदा ठाकुर जी। तो मैं जल्दी ही मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। जब तक आप इस गीत का आनंद लीजिए, तुम तो ठहरो परदेसी, कपूर चंद जी के आवाज में। शुक्रिया।
तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, खिंचे खिंचे हुए रहते हो, क्यों खिंचे खिंचे हुए रहते हो। ध्यान किसका है जरा बताओ तो, ये इम्तिहान किसका है। हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा। नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की, आंसुओं की, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाए। तुझको तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे ईमान से। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएंगे। गेसुओं के गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे।
तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। मुझको कत्ल कर डालो शौक से मगर सोचो, इस शहरे नामुराद की इज्जत करेगा कौन। हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हो, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हो, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। मुझको कत्ल कर डालो शौक से मगर सोचो मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद तुम किस पर ये बिजलियां गिराओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। यूं तो जिंदगी अपनी मैं कदे में गुजरी है, अश्कों में हुस्नो रंग समोता रहा हूं मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूं मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शबूर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शबूर का, वर्षों जिसे शराब से धोता रहा हूं मैं। बहती हुई बहार ने पीना सिखा दिया, मदमस्त बर्फबार ने पीना सिखा दिया। जीत पीता हूं इस गरज से कि जीना है 4 दिन, पीता हूं इस गरज से कि जीना है 4 दिन। मरने के इंतजार ने पीना सिखा दिया। यूं तो जिंदगी अपनी मैं कदे में गुजरी है। इन नशीली, इन नशीली, इन नशीली आँखों से कब हमें पिलाओगे। इन नशीली आँखों से कब हमें पिलाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे।
क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर? क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर? क्योंकि जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो तुम राह जिंदगी में। कितना हंसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहें वफा पे थी तुम वादों की टॉर्च लेकर। बांधा जो ऐद उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था। लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, हर शख्स की ज़बां पर था बस यही फसाना। दुनिया के डर से तूने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना लब पे थी गर्म आहें। जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम, थे आसमां पे बादल और मेरी आंखें कुरनम। माही अगस्त में जब बरसात हो रही थी, बस आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी। कुछ याद आ रहा है वो माह था सितंबर, भेजा था तुमने मुझको तरके वफा का लेटर। तुम गैर हो रही थी, अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल चुकी थी, मौसम बदल चुका था। जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सजकर बारात आई। ते कैप था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें अरमा बिखर चुके थे। लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है। क्या करोगे तुम आखिर, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर? थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ मैं संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान। आज के मेहमान हैं हमारे साथ आदरणीय चंदा ठाकुर जी। तो ये अंतिम चरण सेशन है। यहाँ पर हम आदरणीय चंदा ठाकुर जी की अब तक हुई उपलब्धियों के संदर्भ में बात करेंगे। तो एक बार फिर गीत संगीत मनोरंजन के स्टूडियो में आपका स्वागत है चंदा ठाकुर जी। धन्यवाद सर, नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। अच्छा, अब आप बताइए कि आपके अब तक की जिंदगी में ऐसे कौन से पल आए हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा खुश हुई हैं, और ऐसे कौन से पल आए हैं जब सबसे ज्यादा आप उदास या दुखी रही हैं? उन पलों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए आप। सर, पहले तो मैं ये हूँ बताऊं कि दुख के पल जो मेरे रहे हैं उनके बारे में ही पहले बताऊंगी। जी जॉब लगने से पहले जो सर मेरे पल रहे हैं जी वो बहुत दुख दर्द वाले पल रहे हैं, जिनमें मैंने बहुत सारा संघर्ष किया है। जी आ, शादी कर ली थी तो जॉब थी नहीं, है ना, जी तो बहुत मुश्किल होता है सर शादी करना, बेरोजगार है ना। जी तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स से भी खिलाफ चले गए हैं, शादी कर ली है जी उनके मना करने के बावजूद भी, क्योंकि घर में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है। जी बैकवर्ड एरिया में थोड़ा घर रहता है, थोड़ा मेडिसिन लेती हूँ तो दिक्कत रहती है। घर वालों को ऐसे लगता है, हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर वालों के लिए बोझ है। जी तो उसके बाद शादी करके बहुत ज्यादा कठिनाइयों से सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं पड़ाव अपना शुरू किया था प्राइवेट जॉब से। पंजाब अमृतसर हुसैनपुरा चौक संस्था खुली थी रविंदर जोशी जी ने, वहां से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की जी प्राइवेट जॉब से। वहाँ मैंने वो हर काम किया जो एक नॉर्मल महिला भी शायद नहीं कर पाएगी। जी मैंने वहाँ पे खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने से लेकर और झाड़ू पोछा लगाने से लेकर और यहाँ तक कूड़ा रात को फेंकने से लेकर सारे किया है। जी तो कोई बात नहीं, आप जानते काम हैं कोई भी बुरा नहीं होता, इज्जत के साथ काम किया गया हर जी काम जी 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 वो अच्छा होता है ना बिल्कुल। अपने उद्देश्य के लिए। हाँ, वही तो सर, अगर हम कर्म करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा ना। जी जी कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो, वही हाँ, हमने किया कर्म है। तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी जी ताती है, और जी दिल जी तेरा जी साफ है तो घर में गंगा काशी है। हाँ, जी कंटिन्यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा मतलब दुखी भी होती थी मैं वहाँ पे, और दुखी इसलिए होती थी कि कोई और महिलाएं नहीं थी, मैं ही अकेली महिला थी। जी उस टाइम लड़कियों का स्कूल नहीं खोला था, तो मैंने अपना कर्म किया है। 12 मुझे बच जाते थे बर्तन पोछा लगाते हुए। टेबल नई नई संस्था थी तो लोगों ने सेकंड हैंड के सामान दिए होते थे। टेबल में खड़ी खड़ी बैठे रहती थी तो जब पोछा मारती थी तो ब्लाइंडों को कौन सा दिखता है, कई बार मेरे हाथ में कट लगे, है ना। जी पर मैंने उनकी परवाह नहीं किया, मैंने हंसते हंसते वो काम किया। जी तो उसके बाद 2018 को फिर संस्था को छोड़ के अपने हिमाचल चली गई, फिर भी बात नहीं बनी। फिर मैं 10 महीने में मंदिर में रही ऊना में, हिमाचल प्रदेश ऊना में। जी 10 महीने में मैंने दिल से भगवान, मुझे पता नहीं चला कि वो 10 महीने कब बीते। मैंने वहाँ पे मंदिर में सफाई करनी, भगवान के साथ बातें कर करके, जो भी मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ भगवान शिव शंकर से बात कर करके मैंने वहाँ पे अपना टाइम निकाला है। जी और दिल से किया, जिन्होंने मुझे रखा था वहाँ पे, जी वो एक बेटी के जैसे अपनी बेटी को मानते ऐसे ही मुझे मानते थे। जी बस उन्हें भी यही दुख था कि भाई इसकी नौकरी लग जाए। उसके बाद मैं 10 महीने में रही। 10 महीने के बाद फिर मुझे IRDP में लगना था तो फिर चले गई थी। तो IRDP में लगने को तो आपको पता है टाइम लगता है। तो उसके बाद गुरु जी ने फिर बोला कि और रख दिया था फिर वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं वहीं पे रही 2.5 साल में अपनी तहसील करसोग में, जी जहाँ की हूँ। वहाँ पे भी मैं रूम रेंट में रही। तो मैंने जो है पंजाब से मैं कोरोना काल का जो लॉकडाउन लगा था तब मैं घर आई थी, है ना। अच्छा तब सब कुछ बंद हो गया था, आपको पता ही है। तो उसके बाद मैंने कहीं हिम्मत मतलब छोड़े नहीं। अब मतलब तो पता करती रह गई कि मुझे कहीं काम मिल जाए, है ना। तो फिर मैं 2.5 साल में वहाँ पे रही। तो 2.5 साल में सर रही तो कमाई तो वहाँ पे कुछ नहीं की। जो बजट में आया था पंजाब रहते हुए, जो पैसा बचाया था पेंशन में हिमाचल में जो मिलता था, वो सारा वहाँ पे खर्च दिया 2.5 साल में। जी जब मेरी जॉब लगने वाली थी, यहाँ पे भी बहुत सारे परिस्थितियों से हमें सामना करना पड़ा। पंजाब के निवासी कहते थे कि बाहर वाले लोगों को हमने जॉब नहीं लगने देनी। ये भी कहीं ना कहीं अपनी जगह में सही थे, लेकिन हमने भी ईमानदारी से डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बनाए थे, मेहनत करके बनाए थे, है ना।
तो उसके बाद फिर सच कहूँ तो सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपया रह गया था। नवंबर में मेरी फिर 18 में जॉब लग गई थी, जॉइनिंग लेटर मिल गए थे। जी। मैंने यही सोचा था कि अगर मेरी जॉब लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो मैं तो वही वृद्धाश्रम में चले जाऊंगी। और अरे। कहते हैं ना, कर्म अच्छे करो, निस्वार्थ करो तो भगवान सफलता जरूर देता है। देता है। और क्या, जी। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकते, जरा तबीयत जी। से एक पत्थर उछाल कर तो देखो यारो। जी, कंटिन्यू। जी जी सर जी। फिर? बस ऐसे ऐसी कहानियां है सर अपनी। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ फिर सर फिर नौकरी लग गई है। नौकरी लगी तो फिर वो नौकरी देखो ऐसे तो सर कुंती माता ने भी कहते हैं ना, भगवान जी ने कहा कि बुआ मांगो, उन्होंने दुख मांगे थे, सही उन्होंने किया था। अगर हमारी जिंदगी में इतने सुख आए कि हम परमात्मा को ही भूल जाए, वो ऐसे तो जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, इनका गम नहीं करना चाहिए। परमात्मा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारी जिंदगी में सुख ना भी आए तब भी हमें परमात्मा को याद इतनी करना ही चाहिए। श्रद्धा से हाँ जी, इतनी कहते हैं ना श्रद्धा कि से दुख मानना में चाहिए। सुमिरन सब करे, सुख में करे न जी। कोई, जो जी। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जी हाँ। वही बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जी। भगवान कभी भी किसी को सजा नहीं देते हैं, ये जी। हमारे अपने किए हुए कर्मों की सजा मिलती है हमें। सही तो बात। उसके बाद सर मेरी जिंदगी में सुख आए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, हर चीज का मेरे ख्याल रखते हैं। परमात्मा ने भले ही हैंडीकैप दी है लेकिन आंख देखने वाले हैं। कहते हैं ना, एक देखने वाला हो तो कोई नहीं, मतलब कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। और बाकी जो मेरी ख्वाहिश थी वो तो यही होती है ना, सबकी ब्लाइंडों की यही ख्वाहिश होती है कि हमें अपने जैसा मिले, वो हमारी भावना को समझे, है ना। कहते हैं ना, जैसे हम दोनों एक जैसे ब्लाइंड हो तो भावना को समझने में कोई मिस्टेक नहीं होती है। कई मुझे कहते थे पहले भी हैंडीकैप्ट का वो मेल मिलाव नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा मेल मिलाव मिलता है, अच्छा मुझे समझते हैं, हर चीज बताते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं से भी ये नहीं लगता है कि ये हैंडीकैप्ट है, ऐसा लगता है कि अपने ही जैसे ब्लाइंड है, ऐसे ही भावना को समझते हैं सर। अच्छा, तो आपके बाल बच्चे वगैरह? बाल बच्चे सर वही वहाँ पे, बस इस बात का तो दुख है, जब मैं वहाँ पे रहती थी तो काम पर ज्यादा फोकस किया। सैनपुरा चौक में मेरे 16 को बच्चा हुआ था, अपने पर ध्यान नहीं दिया, उसको जो है ग्रोथ नहीं बना। तो 4 मतलब पूरे 10 महीने बाद डिलीवरी हुई थी सर्जेरियन से, तो बच्चा को मतलब दिल में छेद आ गया, ग्रोथ नहीं बनी तो वो खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर का ये कहना था कि डायबिटीज वाले बच्चे को भाई यही चांसेस रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है अंगों में, तो इसलिए फिर सर चांस नहीं लिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको पूरे चांस देते हैं डायबिटीज आने के। तो बच्चे जो हुआ था मेरे, उसको भी डायबिटीज आ गई थी। तो सर मैं तो फिर भी हमारी इतनी एज हो गई, हम जूझ रहे हैं इस डायबिटीज से। हम नहीं चाहते मैंने कि हमारा बच्चा पूरी जिंदगी में इस बीमारियों से जूझता रहे। इससे बढ़िया तो क्यों उस मासूम को दुख देने, तो फिर चांस ही नहीं लिया। तो मेरे कोई बच्चा नहीं है सर। यदि शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या होगा, है ना। हाँ सर, बस यही है तमन्ना है, क्योंकि मेरे को एक लड़की का ही अडॉप्ट करनी थी, मतलब गोद लेनी थी। अगर मिल जाती, वो मेरी तमन्ना रही हो, परमात्मा के हाथ में उन्होंने देनी होगी, कहीं मिल जाएगी, नहीं देनी होगी तब भी भगवान की मर्जी है। जरूर हमारे इस इंटरव्यू को पूरी दुनिया में सुना जाएगा। मैं जो है श्रोताओं से भी ये निवेदन करूंगा कि यदि आपको जान पहचान में कभी ऐसा आए कि किसी लड़की को गोद देना हो तो आप इनसे संपर्क करके इन्हें लड़की दे सकते हैं गोद। बिल्कुल सर, आपके नॉन में भी कहीं होगा तो आप भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अगर मेरी मदद करेगा इस विषय में, क्योंकि देखो सर अभी तो चलो ठीक है, बढ़ापा आएगा तो बढ़ापे में सहारा तो चाहिए ही होता है। हाँ, ये बात तो सही है। कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे और आपका दुख समझिए हमारा दुख है ना। जी सर, थैंक यू सो मच। दवा नहीं तो दुआ अवश्य करेंगे। और आपकी जो असर दबाव में नहीं वो दुआओं में होता है। तो सर जी ये वाली बात है। हाँ, बहरहाल आपकी ये जो शादी है ये लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है?
तो सर लव मैरिज हुई है। अच्छा, तो हाँ जी, कैसे love पसंद marriage। हुआ, थोड़ा सा बताइए। मतलब कैसे एक दूसरे को आप बस लोगों ने आजकल पसंद वही है ना किया? सर, फेसबुक का जमाना, व्हाट्सएप का जमाना, तो इन्होंने फेसबुक से मुझे देखा है। हाँ, अब हमें तो आपको पता ही है, मतलब हम इन चीज को नहीं मानते थे। फिर बस जो बात करने लगते हैं, फिर आपको पता है ना, कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता प्यार है। हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। सही बात है, सही बात है सर, यही बात है। तो बस लव मैरिज है। और लव मैरिज में कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि लव मैरिज में अच्छी नहीं निभती है। भाई हमारी तो अच्छी निभती है। मैं तो कहती और परमात्मा इनकी बहुत रक्षा करे, जो मेरे लिए इतना करते हैं। नाम मेरी क्या है? दादी, मैं यूँ सर, सर मैं का- यूँ कहूँ, मेरी दादी का रूप है बस। अरे ये क्या ये बात बोलने है। में मुझे पूरे गरेज नहीं होगा। तो सर का नाम मैं श्रोताओं को हमारे बता दें। इनका क्या नाम सर प्रकाश ठाकुर है। अच्छा अच्छा, चलिए प्रकाश ठाकुर जी को भी मैं सभी स्टूडियो जी के प्रशासक समूह की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत जी बधाई सर। देता हूँ कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें, प्रगति करें, जी और आप सर, अपने जी सर, परिवार थैंक समुदाय यू का सर, नाम थैंक रोशन यू। करते हुए अपने जी धर्म पत्नी का और भी अच्छा मीठा मीठा ख्याल रखें, और जी जी सर, बिल्कुल सुखपूर्वक बिल्कुल सर। जिंदगी अच्छे से गुजरे। और चंदा जी, जी आप भी उनका बड़े हिसाब से ख्याल ओके रखें, सर, थैंक यू। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जी बहरहाल जी सर। आइए, अब हम पूछते हैं कि आप अपनी जिंदगी में, अभी तो ये दुख का आलम रहा, हो सकता है अनंत दुख बस और भी आपके अब तो मैं यूँ हों। कहूँ कि अब कोई हाँ। दुख नहीं है। बस दो चीजें मिल जाए, एक घर मिल जाए छोटा सा रहने को, एक बच्ची प्यारी सी मिल क्या जाए। बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। इनका तो मेरा दिल लुटा। इसके लिए मैं यूँ कहूँ कि सारा गीत संगीत अपना मनोरंजन ग्रुप पूरा परिवार मेरे लिए दुआ करे, ये बिल्कुल चीजें मेरे बिल्कुल। को मिल जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जी। इनकार ने मेरा दिल लुटा, इजहार न जाने क्या होगा। जब इतना जी। प्यारा गुस्सा है तो प्यार न जाने क्या होगा। ये रही तो चंदा ठाकुर जी की लव स्टोरी की कहानी। जी। अब हम पूछते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब हुई हैं, जरा ये भी बता दीजिए। सर मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश तब हुई जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला था सर। क्या ये बात है, हमारी कब? ये हाँ, हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, क्योंकि देखो सर, जी आजकल कोई भाई बहन कोई भी किसी का नहीं है। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होती तो हमारे को किसने देखना था, सही बात है। है ना। तो हम्म। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि सबसे अहम दिन हमारे लिए जॉब लगने का है, और सबसे अहम हमारे लिए उसके जो रिश्ता नाते में है, वो हमारे लिए सबसे अहम हमारे माता पिता और हमारे पति परमेश्वर। क्या बात है, क्या बात है। तो वो दिन कौन सा था जब आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जरा हमारे दर्शकों ये को दिन बता सर, दीजिए। ये दिन 21 नवंबर हम्म, 21 को, मतलब इनकी 21 को नवंबर 18 को हुई थी, 21 नवंबर 2018। 2021 को। जी अच्छा, जी जी 2018 है। जी जी क्या जी। बात है। और शादी हाँ। कौन सी दिन हुई है? नहीं 2018 को नहीं, 21 को और 18 नवंबर को। 18 नवंबर 2021। ये ना, इतनी लेट लगी, अब खुद लगाओ आप अनुमान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। हाँ, इंतजार ये तो का है फल सर, ये मीठा तो है होता है, सर। न जी तीखा जी। होता है न मीठा, न हाँ। शादी मेरी हो गई थी 13 को सर, 13 को। तो 2013 को। हाँ 21 मई को। वो कौन सा दिन था, जरा ये भी बता दीजिए। दिन मुझे याद नहीं है अब, 21 मई। तारीख मैंने जून, एनिवर्सरी 21 जून। मनाती होंगी ना। 21 जून। 21 जून। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। 21 जून है। हाँ जी सर, हाँ बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दिन तो जी। योगा मनाया जाता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस योगा दिवस के नाम से जाना जाता है। जी 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 सर, जी जी। हमें हाँ याद जी। रहेगा 21 जून को बिल्कुल, आपकी शादी की बिल्कुल, सालगिरह। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे दृष्टिबाधित लोग मतलब अंधेरे में खो गए हैं और अपने जिंदगी से हताश, परेशान, उदास हो चुके हैं, अब उनको कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा है,
वो उनको कोई अच्छा सा मार्ग सूझे, इसके लिए जाते जाते हमारे दृष्टिबाधितों के लिए आप कौन सा संदेश देना चाहेंगी कि उनकी भी जिंदगी सफल, सुखद एवं मंगलमय हो सके? अब देखो सर, मैं तो ये कहती हूँ, सबसे पहले सबसे मेन तो दृष्टिबाधित साथियों को एक होने की आवश्यकता जी है ना। एकता में जो बल है वो कहीं नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास, है ना। जी और एक होंगे सर दृष्टिबाधित साथी, ना तो टूटेंगे ना हारेंगे। जी और सरकार देखो दृष्टिबाधित साथियों से हर चीज जो है दिन प्रतिदिन जो है छीनते जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर एकता होगा तो समाज को भी इस बात का भय होगा कि ये सब एक है, और क्यों ना हमारे जो हक है, जिससे दृष्टिबाधित समाज नौकरी नहीं लग रही, इसलिए उनका डिप्रेशन में जाना जायज है। पेरेंट्स, आपको पता है दृष्टिबाधित साथियों के पास अगर पैसा होगा तो पेरेंट्स ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछता है सर। सही बात है, सही बात तो है। मैं तो उनके लिए यही संदेश देना चाहूँ कि अपनी लड़ाई लड़ो, आगे बढ़ो, निराश ना हो, हताश ना हो, तब तक सांस है तब तक आस नहीं छोड़नी चाहिए। और हम हमेशा दृष्टिबाधित बेरोजगार साथियों के साथ है, वो चाहे तन मन धन से, है ना, जितने हमसे बन सके हम हमेशा उनके साथ है। लेकिन आगे बेरोजगार साथियों को बढ़ना पड़ेगा, वो चाहे फिर रिश्ते के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, आगे तो उन्हें बढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो हम उनका साथ देंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल वर्तमान सर, में बिल्कुल। आप इस समय कहाँ पर रह रही हैं? क्या आपका अपना रूम है या किराए पर रह रही हैं? आसपास सर अभी अपना मेरा कोई रूम नहीं है, अभी मैं रेंट पर रह रही हूँ। मैं पंजाब अमृतसर रंजीत एवनिंग सी ब्लॉक में रह रही हूँ। बहुत हाई फाई एरिया है, हर चीज में महंगाई है, जी और अपना घर देख रही हूँ अभी फिलहाल। लगता है परमात्मा को भी मेरे लिए घर अभी, मतलब मेरे जितना जैसा घर मुझे चाहिए जी वैसा उनको भी पता है, भगवान जी को, कि अभी इसके लायक कोई घर नहीं मिला है, तभी काम भी घर पे है। तो अभी मैं सर रेंट पे हूँ, रेंट पे ले रही हूँ। जल्दी ही भगवान आपकी इच्छा पूरा करेगा। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ जी, कि जी, आप जी, बताइए कि जिंदगी में आपने ऐसे कौन से सपने थे जो आपके अभी पूरे नहीं हुए, और ऐसे कौन से सपने हैं जो आपके पूरे हो गए हैं? जरा इन बातों में। देखो सर, मैं तो सच कहूँ तो परमात्मा ने जितने भी मेरे सपने थे, मेरा लक्ष्य एक था, पढ़ाई करके मेरा लक्ष्य था मेरी जॉब। मेरे लक्ष्य जो है मुझे दोनों मिल गए हैं, और मेरा यही लक्ष्य है कि एक मुझे नन्ही सी परी मिल जाए और एक मेरा अपना घर हो जाए। बस मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। और ये भी मैं भगवान को ये बोलती हूँ, अगर संभव है तो मिले, ना तो ऐसा कुछ नहीं कि भगवान से हमारा कोई स्वार्थ है, हमारे लिए तो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। वो हमारा नहीं है, वो सब उनका है, जो भी है हमारे पास सब उन्हीं का है, उनके बिना तो एक पत्ता नहीं डोलता है। बिल्कुल सर, हम तो सिर्फ किरायादार हैं, चाहे हम रेंट पे रहे, चाहे हम अपने घर में रहे, हम किरायादार हमारा ही शरीर हैं। खुद ही एक किराए का है। कहते हैं जी, जी, जी। ये जिंदगी एक किराए का घर है, किराए की है, एक बिल्कुल नदी सर, में से बिल्कुल। बदलना पड़ेगा, जब मौत आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जी सर, जी। ये वाली बात है। बहरहाल आपने अपने जिंदगी से बहुत संघर्ष किया और इतनी कामयाब तक पहुंची हैं। आशा है कि हमारे श्रोतागण बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, अब आप बताइए कि गीत संगीत मनोरंजन ग्रुप में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद हैं, और आप ऐसे और कौन से कार्यक्रम चाहती हैं कि जो ग्रुप में शुरू होने चाहिए, जिससे लोगों को और भी प्रेरणा मिले, उत्साह मिले? इस संदर्भ में आप बताइए। देखिए सर, मुझे तो सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है। हालांकि मुझे टाइम नहीं लगता है, इस बात का मुझे अफसोस रहता है, लेकिन मुझे सभी कार्यक्रम पसंद है। और जैसे संभव लगेगा कि हमें कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, फिर हम जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल हमें सारे कार्यक्रम पसंद है, जो भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें। ये ग्रुप सच में बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसमें म्यूजिक से प्रोग्राम हम लोगों ने एक हाल ही में रविवार को कार्यक्रम शुरू किया है, हमारी जानकारी हमारा ज्ञान 5 बजे से 6 बजे तक।
हाँ सुना है मैंने, परमजीत सर का मैसेज सुना है हाँ। सर। तो वो इसीलिए शुरू किया है कि हमारे कंपटीशन की तैयारी भी कुछ साथी करते हैं, है ना, कुछ रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते थे कि थोड़ा सा जीके के कुछ एक सेशन बनाया जाए। हाँ बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ही अच्छा आप लोगों का जो तरीका है, सुझाव है, और जो आप प्रोग्राम करवा रहे हैं बहुत सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, ये होना चाहिए सर। तो चलिए, आप अपना कीमती और भी यदि कुछ कहना चाहती हैं जो अभी तक हमने ना पूछा हो, जो कुछ रह गया हो। अब तो सर मेरे दिमाग में कुछ नहीं, आपने अब हमसे तो सब मैंने पूछा है। नींबू की तरह निचोड़ लिया आपके ज्ञान को। हमने बहुत कुछ बताया है, आपने हमारे हर चीज को सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई और इतनी प्यारी प्यारी अच्छी बातें की, और आपके इस इंटरव्यू को सुन करके हमारे दृष्टिबाधित साथियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने आप को समझेंगे, तराशेंगे, निखारेंगे, और वो भी कामयाबी की सीढ़ी तक अवश्य पहुंचेंगे। तो आज आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब जाते जाते यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी? मुझे आप अरुण पंचारिया जी के द्वारा कोई भी उनकी गाई हुई गजल सुनाइएगा सर। अवश्य। अब हम आपको अरुण पंचारिया जी के द्वारा गाई गई गजल अवश्य सुनवाने जा रहे हैं। तो आप सुनिएगा, और आशा ही नहीं अपनी पूर्ण विश्वास है कि जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप इसी तरीके से हमारे बीच आती रहेंगी, और हमारा जरूर मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ सर, जरूर आते रहेंगे। जी अरे सर, हमारा परिवार का हिस्सा नहीं, हमारा ही परिवार है आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे ही परिवार है आप, ठीक है? बिल्कुल आपके परिवार के सदस्य हूँ सर। बिल्कुल हम परिवार को एक रखना चाहते हैं, बंटवारा नहीं करना चाहते, इसलिए हिस्से की कोई बात ही नहीं, आप हमारी खुद परिवार हैं। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा साथियों, बहुत अच्छा लगा सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अब हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना? जी सर, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मन प्रसन्न हुआ सर। आप इसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आप सुनिए अरुण पंचारिया जी के मुखार विंदों से एक खूबसूरत सी गजल सुनवा रहे हैं हम आपको, और यहीं पर कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान याद रखिए, फिर मिलूंगा किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को अनुमति। हमें भी रहेगा आपका इंतजार, मेरा भी करिएगा आप सभी इंतजार। शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर। तेरे आने से, तेरे जाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से सांस चलती रही बहाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से। तू जो आया तो जी लिए जी भर, तू जो आया तो जी लिए जी भर, मर गए तेरे लौट जाने से, मर गए तेरे
मर गए तेरे लौट जाने से। सांस चलती रही बहाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से। दर्द रोने से कब हुए हैं कम, दर्द रोने से कब हुए हैं कम। ये तो घटते हैं मुस्कुराने से, ये तो घटते हैं, ये तो घटते हैं मुस्कुराने से। सांस चलती रही बहाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से। आरज़ू हर घड़ी है ख्वाब यही, आरज़ू हर घड़ी है ख्वाब यही। कोई बिछड़े ना आशियाने से, कोई बिछड़े ना, कोई बिछड़े ना आशियाने से। सांस चलती रही बहाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से। सांस चलती रही बहाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से। तो साथियों, कार्यक्रम आज के मेहमान आपको कैसा लगा? आप प्रतिक्रियात्मक संदेशों के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने वीडियो पूरी सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दीजिए अब इजाजत, नमस्कार।